हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको याद है 12th का सिलेबस हमने कल से स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज, और उसमें हमने दिखाया था कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी है, क्वांटाइट क्वांटिटी है, कंजर्व क्वांटिटी है। चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो IIT JEE लेवल पे और मेडिकल के लेवल पे, इवन स्कूल लेवल पे 3 पैटर्न आपके दिखाए थे। पहला कंडक्शन, फ्रिक्शन एंड इंडक्शन, जिस पे हमने फ्रिक्शन पे बात की थी। दिखाया था फ्रिक्शन के लिए बोथ बॉडीज शुड बी इंसुलेटिंग, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे टच करते रब करते हैं, तो जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा वीकली बाउंड होते हैं, उस बॉडी से सेकेंड बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। और आफ्टर रबिंग एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इक्वली दूसरे बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये हमने देखा था। कंडक्शन के अंदर हमने देखा था कि पहले दोनों बॉडी अपोजिट चार्ज हो सकती है, एक न्यूट्रल एक पॉजिटिव हो सकती है, एक नेगेटिव एक न्यूट्रल हो सकती है, लेकिन आफ्टर कॉन्टेक्ट दोनों बॉडी पर सिमिलर नेचर का चार्ज होगा। ये देखा था, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आफ्टर कॉन्टेक्ट। हाँ, दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा अगर दोनों की साइज डिफरेंट है। अगर साइज भी सेम है तो दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तीसरा हमने बताया था कि जब हम स्टेप फर्स्ट हमने कहा था कि कंडक्शन की बात करेंगे, तो पहला स्टेप आपको क्या बताया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करेंगे, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हर जगह एप्लीकेबल होगा। दूसरा हमने बताया था, दूसरा स्टेप क्या दिखाया था, पोटेंशियल इक्वल आफ्टर द कॉन्टेक्ट पोटेंशियल इक्वल होगा, ये दिखाया था। अब आज जो हम बात करेंगे वो तीसरी बात करेंगे इंडक्शन के द्वारा। इंडक्शन में क्या होता है, एक बॉडी के पास अगर दूसरी बॉडी रख दें तो दूसरी बॉडी पे जो चार्ज इंड्यूस होगा, हालांकि वो डेरिवेशंस वगैरह अभी नहीं करूंगा, आने वाले टाइम पे अपने आप डराइव करूंगा, तो वो बताऊंगा कि इंडक्शन के द्वारा चार्ज कैसे आता है। तो जी आप तीसरी बात कर रहा हूं यहां पे इंडक्शन की बात। इंडक्शन में एक चार्ज बॉडी के पास एक अनचार्ज बॉडी रख सकते हैं। तो जब एक चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी रखेंगे तो देखेंगे कि दूसरी बॉडी पर भी चार्ज डेवलप होगा। ये हमने एक चार्ज बॉडी ले ली, मान लो कोई प्लेट ले ली से, ये प्लेट है, एक्स प्लेट है, और ये इसके नियर बाई दूसरी वाई प्लेट रखी है। अब इस एक्स प्लेट के ऊपर यहां पर हमने एक्स प्लेट पर कोई चार्ज दे दिया, ये एक्स है, ये वाई है। एक्स प्लेट पर यहां पे कितना चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया। तो यहां पर चार्ज इक्वली डिवाइड होगा, Q/2 इधर आएगा, Q/2। इंडक्शन की वजह से आपने देखेंगे कि यहां जब प्लस चार्ज होगा तो यहां के इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे, तो इस साइड इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो इस साइड पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज नियर सरफेस पर, और इक्वली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अदर सरफेस पे। सपोज करो इंडक्शन के बाद इस पे चार्ज हो गया Q डैश। इसके बीच में जो मीडियम है, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, Q है, वो मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा। सो Q डैश इक्वल टू Q 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर बोलेंगे। एप्सिलॉन आर कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कई राइटर्स ने यहाँ पे लिखा होगा Q डैश इक्वल टू माइनस Q, वो हमेशा इक्वली एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसके बीच का मीडियम क्या है। ठीक है, अगर सपोज करो कि इसके बीच में मीडियम वैक्यूम है, केस फर्स्ट कर दिया फॉर फ्री स्पेस, तो अगर हम फ्री स्पेस की बात करें, वैक्यूम की बात करें, तो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है। रिलेटिव परमिटिविटी जैसा कि नाम से पता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसकी वैल्यू 1 होगी, तो एप्सिलॉन आर की अगर वैल्यू 1 रखेंगे, सो Q डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q डैश इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है इंडक्शन नॉट अकर इन फ्री स्पेस।
फ्री स्पेस के अंदर इंडक्शन अकर नहीं करेगा। ठीक है, अब हम बात आ रही है यहाँ पे केस सेकंड करते हैं। सपोज करो इसमें हम कुछ केस कर लेते हैं। केस सेकंड, अगर हम कहते हैं कि मेटालिक मीडियम है या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन एन आर मोर देन 1 होगा। सो क्यू डैश का मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो क्यू डैश का मैग्नीट्यूड लेस देन क्यू आएगा। अगर हम मेटालिक मीडियम की बात करें, कंडक्टिंग मीडियम कर दें, फॉर कंडक्टिंग मीडियम कंडक्टिंग मीडियम कंडक्टिंग मीडियम की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में ये बात हमेशा ट्रू नहीं है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल्स के लिए इनफाइनाइट ही होता है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी इनफाइनाइट। सो क्यू डैश का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? क्यू डैश का मैग्नीट्यूड क्यू के बराबर हो जाएगा। क्लियर? ये हम किसकी बात कर रहे थे? डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। और आगे बात करें, अगर हम यहीं पे बात कर दें, इसके बाद हम एक और केस ले रहे हैं, केस नंबर 4 फॉर प्लाज्मा स्टेट। हालांकि आपको ये बता दें कि ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ऑब्टेन नहीं होगा, तो इसका यूज नहीं करना आपको। इट इज ऑब्टेन वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई प्रेशर, और ये हम आपको न्यूक्लियर फ्यूजन में पढ़ाएंगे कि प्लाज्मा स्टेट फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है और लगभग टेम्परेचर 10⁻7 केल्विन के ऑर्डर का होगा। पर मैं केवल इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लाज्मा स्टेट के लिए एप्सिलॉन आर लेस देन 1 होगा। सो क्यू डैश का मैग्नीट्यूड क्यू के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर होगा। क्यू के मैग्नीट्यूड से क्या होगा? ग्रेटर होगा। एप्सिलॉन आर का जहां तक हमने आपको बताया, एप्सिलॉन आर का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसी को रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसी का दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलोगे, इसी को स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी बोलोगे। ये फॉर्मूला भी कहां से आया, ये आने वाले टाइम पे ड्राइव करेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद की हम नेक्स्ट कंडीशन पे जा रहे हैं अब आपका, कि चार्ज को कैसे मेजर करते हैं या डिटेक्ट करते हैं, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। चार्ज मेजर्ड एंड डिटेक्टेड बाय। नेक्स्ट पॉइंट मुझे याद तो नहीं है कोई पॉइंट, से 8 पॉइंट होगा या 9 पॉइंट होगा, तो ऐसा लेके दे रहा हूँ 9 पॉइंट। आप देख लेना, अगर 8 होगा तो 8। चार्ज मेजर्ड एंड डिटेक्टेड बाय। मेजर्ड एंड डिटेक्टेड बाय। तो हम इसके लिए यूज करेंगे आप लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना, वोल्टामीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होंगे। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज को डिटेक्ट करेगा, मेजर भी कर सकता है, पर मेजरिंग वाला पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा, चार्ज को क्या होगा, जैसे इस पे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का आपने देखा होगा कि एक इस तरीके का जार होता है, आपने शायद एक्सपेरिमेंट किया हो, तो मैं उस एक्सपेरिमेंट को आपको बता देता हूं। इस तरीके का एक आपका जार होता है, यहाँ वैक्यूम होगा और यहाँ पर एक स्पेयर होता है, इसके पास लाते हैं और इसके साथ ऐसे कनेक्ट होकर ये लिप्स होती हैं। अगर यहाँ पे आपने कोई चार्ज दिया, से पॉजिटिव चार्ज दिया, तो इस पे, इसके थ्रू इस पे स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड होगा तो ये लिप्स डाइवर्ज होंगी
और अगर यहाँ पे लीव्स डाइवर्ज होंगी तो इसका डाइवर्जिंग जो एंगल होगा ये चार्ज के मैग्नीट्यूड को बताएगा। पर मैं अभी केवल इतनी सी बात कर रहा हूँ, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आपका इस बात की जानकारी देगा कि चार्ज ऑलरेडी जो था उसके रिस्पेक्ट में चार्ज इंक्रीज हो रहा है या चार्ज डिक्रीज हो रहा है। चार्ज का हमने कहा कि मेजरमेंट भी कर सकते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, पर वो आपके उसमें नहीं है, तो हम अभी बात कर रहे हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पर। अगर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में देखेंगे कि अगर जो लीव्स थी, जो पहले लीव्स की पोजीशन थी उसके रिस्पेक्ट में अगर लीव्स डाइवर्ज हो रही तो इसका मतलब है उसमें जो पहले से ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड चार्ज था उसके रिस्पेक्ट में चार्ज इंक्रीज हो रहा है। और लीव्स अगर कन्वर्ज हो रही हैं तो जो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड चार्ज था वो लीव्स क्या कर रही हैं, अगर कन्वर्ज हो रही तो इसका मतलब चार्ज डिक्रीज हो रहा। अब जैसे मान लो कि हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ले लिया और इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लिया, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, अभी बनाया था वो बहुत अच्छा सा नहीं दिख रहा था इसलिए स्ट्रक्चर नहीं बना, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इस पर मान लो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज, ऑलरेडी इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पर हमने एक्सरे डाल दी, क्या डाल दी, क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। एक्सरे यहाँ पे हमने क्या कराई, इस पर एक्सरे इंसिडेंट करा दीजिए। ये एक्सरे डाल दी, इस तरीके से ये एक्सरेज आ रही हैं और ये मीडियम के प्रेजेंस में आ रही एक्सरेज, प्रेजेंस ऑफ मीडियम। तो आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंस ऑफ मीडियम अगर एक्सरेज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पे डाली जाए और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज था तो क्या फर्क होगा, लीव्ड पहला ऑप्शन होगा, इस तरीके से ऑप्शन रहेगा कि डाइवर्ज होगा, कन्वर्ज होगा और रिमेन्स अनचेंज रहेगा, नन ऑफ दीज होगा, और इस तरीके से कुछ ऑप्शन होंगे। तो क्या होगा, एक्सरे जब आप मीडियम के प्रेजेंस में यहाँ पे एक्सरे डालोगे तो लीव्स क्या होंगी, ये एक्सरे मीडियम को आयोनाइड करेंगी, मीडियम को आयोनाइड करेंगी तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आएंगे, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव आयन आएंगे। यहाँ भी ये मीडियम को आयोनाइड करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन आएंगे। तो यहाँ की तरफ कौन से आयन आएंगे, अपोजिट आयन इस तरफ मूव करेंगे और इस पर जो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड चार्ज था पॉजिटिव उसको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। जैसे ये नेगेटिव पार्टी चार्ज यहाँ पहुंचेगा तो इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस पे जो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था वो डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तो लीव्स क्या होंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। क्यों कन्वर्ज होंगी, क्योंकि इस पे जो पहले से जो चार्ज का मैग्नीट्यूड था तो उन चार्ज के मैग्नीट्यूड के कम होने से ये एक दूसरे के ऊपर जो रिपल्सन फोर्स डाल रहा था वो रिपल्सन फोर्स कम होगा तो लीव्स का जो डाइवर्जेंट है वो कम हो जाएगा। तो डाइवर्जेंट कम होने का मतलब लीव जो अभी ऐसी पोजीशन में थी अब लीव्स मान लो ऐसी पोजीशन में आ गई तो लीव्स कैसी हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। अगर निगेटिवली चार्ज होगा तो भी कन्वर्ज होंगी। ये किसकी वजह से हो रहा, ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ मीडियम। किसकी वजह से हो रहा, ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ मीडियम। मीडियम आयोनाइड होगा और अपोजिट आयन रिस्पेक्टेड प्लेट की तरफ पहुंचेंगे और इस प्लेट के जो ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड चार्ज था वो डिक्रीज होगा और चार्ज डिक्रीज होने से एक इन प्लेट्स के भी जो रिपल्सन इफेक्ट था वो कम होगा, लीव अल्टीमेटली कन्वर्ज होंगे। ये कब की बात है, जब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पर एक्सरे डाली गई हैं, किसके प्रेजेंस में, मीडियम के प्रेजेंस में। अब सपोज करो मीडियम के एब्सेंस में डाल रहे हैं, मीडियम के एब्सेंस में, केस सेकंड है, एक्स रेज आर incident on the gold leaf electroscope in the absence of medium।
एब्सेंस ऑफ मीडियम में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पर एक्सरे डालें। देखो ये आपका ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, और ये इस पे एक्सरे डाल दें ऐसे। ये एक्सरे डाल दें, एब्सेंस ऑफ मीडियम में डालें, ठीक है। ये एक्सरे डाल रहे हैं आप। अब क्या होगा बताओ? तो अब तो मीडियम नहीं है और एक्सरे पे आपको पता है कि कोई चार्ज नहीं होगा, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आंसर देंगे, क्या आंसर देंगे कि एक्सरे पे कोई चार्ज है नहीं, और चूंकि मीडियम भी नहीं है तो मीडियम आयोनाइड भी नहीं होगा। तो अब कंडीशन क्या बनेगी? तो एक ही दिमाग में आ रहा होगा कि लीव्स क्या होंगी? रिमेन्स अनचेंज होंगी, पर वो आंसर करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा करेक्ट? क्योंकि जब हम एक्सरे डालेंगे मीडियम के एब्सेंस में तो ये गोल्ड के ऊपर टकराएंगे, इससे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। मान लो ये इस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज था और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, रिलेटिवली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा दोनों प्लेट पर, तो इनका रिपल्सन इफेक्ट बढ़ेगा तो डाइवर्ज हो जाएंगे। क्या सी हो जाएंगी? डाइवर्ज। अगर निगेटिवली चार्ज है तो कन्वर्ज हो जाएंगे। ये अगर गोल्ड लीफ पहले से पॉजिटिवली चार्ज था, तो पॉजिटिवली चार्ज था तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज थी पहले से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो ये डाइवर्ज होंगे। कैसे होगी? डाइवर्ज। क्यों डाइवर्ज होगा? ये इसके पीछे फिनोमेना कौन सी हो रही है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्योंकि एक्सरे जब गोल्ड के ऊपर टकराएंगी तो ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मींस रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा और पहले से पॉजिटिव था तो जो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड चार्ज था उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो लीव्स क्या होंगी? डाइवर्ज होंगी। अगर निगेटिवली चार्ज था तो क्या होगा? निगेटिवली चार्ज था तो कन्वर्ज होंगी। क्यों कन्वर्ज होंगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव आएगा और पहले से उस पर नेगेटिव था, तो नेट नेगेटिव कम हो जाएगा तो रिपल्सन इफेक्ट कम होगा, तो क्या हो जाएगी? न्यूट्रल होगी। अगर मान लो ये न्यूट्रल थी तो भी डाइवर्ज होगा। इसका मतलब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज का ये भी बताएगा कि चार्ज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, एक चीज। दूसरी चीज इस बात को भी बताएगा कि हम चार्ज का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। आने वाले टाइम पे उस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन वो अभी आईआईटी का वैसे पार्ट है नहीं, ठीक है। तो ये चार्ज का मेजरमेंट हमने किया। तो अभी पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू कर दें। पहले पिछली क्लास से लेके अभी तक हमने देखा कि चार्ज मैटर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को देख सकते हैं। आपने देखा था चार्ज कैसा है, चार्ज का कॉन्सेप्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है। और फिर हमने चार्ज के एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बताए थे कि स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटाइट क्वांटिटी है, कंजर्व क्वांटिटी है, इनवेरिएंट क्वांटिटी है, स्टेशनरी चार्ज के साथ कौन कौन सा फील्ड होता है, मूविंग चार्ज के साथ कौन सा फील्ड होता है, इस पर हमने चर्चा करी। आज हम थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ा के किसी तरीके से हम अब कूलाम्स लॉ पे पहुंचना चाहते हैं, ठीक है बेटा। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कूलाम्स लॉ, ताकि सिलेबस को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। तो अब बात करूंगा कूलाम्स लॉ पे। कूलाम्स लॉ, जिस तरीके से आप लोगों ने 11th में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, ठीक इसी प्रकार यहां कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ में क्या है? अगर ये दो पॉइंट चार्ज हैं, ध्यान रखना इट इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये आपके दो पॉइंट ले लिए, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, इनके बीच का सेपरेशन R है। पॉइंट चार्ज का मतलब इस डायमेंशन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू देयर सेपरेशन। ध्यान रखना कूलाम्स लॉ की लिमिटेशन जरूर ध्यान में रखना कि ये किस पे एप्लीकेबल होगा, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा और स्टेशनरी चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इनके बीच जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, F इक्वल टू कितना आ जाएगा? K Q1 Q2 by R square, directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them। जहां K का सवाल है, K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इनके चार्जेस के बीच में मीडियम है तो एप्सिलॉन R होगा।
अगर वैक्यूम है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जहां तक सवाल है, इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹ एसआई सिस्टम के लिए। कौन से सिस्टम के लिए? एसआई सिस्टम के लिए। इसकी वैल्यू 1 होगी फॉर सीजीएस के लिए। नो प्रॉब्लम। अगर यहां पे भी देखेंगे, अगर चार्ज का प्रोडक्ट 0 से ज्यादा है तो फोर्स का नेचर क्या होगा? अगर चार्ज का प्रोडक्ट 0 से कम है तो क्या होगा? तो अगर 0 से ज्यादा है यानी पॉजिटिव है तो फोर्स का नेचर रिपल्सिव होगा। फिर से बोल रहा हूं कि पॉइंट चार्ज के लिए काम कह रहा हूं ये, नहीं तो आपका सिमिलर चार्ज में भी रिपल्सन होना जरूरी नहीं है। और यहां पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव होगा। ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सीजीएस सिस्टम के लिए देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। और एसआई सिस्टम के लिए देखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 × 10⁹ जहां तक एप्सिलॉन आर का सवाल है, एप्सिलॉन नॉट का सवाल है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ, एप्सिलॉन नॉट को बोलोगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 8.85 एसआई सिस्टम में, 8.85 और 86 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या हेनरी पर मीटर भी लिखते हैं, पर हेनरी अभी इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि हेनरी के बारे में सब आपको आइडिया नहीं होगा। एप्सिलॉन आर जैसा कि हम पहले बता चुके थे, एप्सिलॉन आर वास्तव में मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है कि मीडियम के द्वारा इलेक्ट्रिकल फोर्स, चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, कूलामियन फोर्स, उस पर क्या इफेक्ट आता है, और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। जनरली इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 लेते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। हालांकि हम ये भी बता चुके कि इसकी वैल्यू 1 से भी कम होती है, पर वो यूज नहीं करेंगे, वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर नहीं मिलेगा। रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैसी क्वांटिटी है ये बता सकते हैं? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? तो ये आपका, आप लोग यूज करोगे एज ए स्केलर, पर ये स्केलर भी नहीं है और वेक्टर भी नहीं, ये टेंसर क्वांटिटी है। क्योंकि हाँ, आइसोट्रोपिक मीडिया की बात करोगे तो एज ए स्केलर यूज करोगे। इसी का तीसरा नाम होता है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। आपकी क्या राइटर्स लिखते हैं वो आप देख लेना। इंडक्टिव कैपेसिटी। मेरी आदत तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलने की है, और इसकी वैल्यू जनरली क्या होगी? मोर देन 1 होगी किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। और मेटालिक मीडियम के लिए, कंडक्टिंग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू 1 हो, इनफाइनाइट होगी। और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी। और प्लाज्मा स्टेट के लिए जहां तक बात करोगे, प्लाज्मा स्टेट के लिए लेस देन 1 होगा। तो कूलाम्बियन फोर्स क्या हो गया? 1 F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। इस फॉर्मूले का यूज हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² का यूज करेंगे। अब देखो, कूलाम्बियन फोर्स का फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ गया, 1/4 पाई। अगर सपोज करो दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम है तो 4 पाई एप्सिलॉन, अगर दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम है तो एप्सिलॉन आर कर दें, Q1 Q2/r²। लाइक चार्जेस के लिए रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्जेस के लिए अट्रैक्शन होगा। फिर से बोल रहा हूं कि इसकी लिमिटेशंस होगी कि स्टेशनरी चार्ज पे काम करेगा। दूसरा, इसकी लिमिटेशंस कहां पे होगी कि केवल पॉइंट चार्ज पे काम करेगा। पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो इफेक्टिव सेपरेशन बदल जाएगा, और आपके द्वारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और आर इफेक्टिव बदलने से जो मेजर्ड वैल्यू है, दोनों में डिफरेंस आएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा कूलाम्बियन फोर्स के बारे में बताएं कि ये कैसा फोर्स है, इसका नेचर क्या है। तो कूलाम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो पहला पॉइंट इसके लिए आएगा कूलाम्बियन फोर्स के लिए कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है।
कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। फिर से मैं कंजर्वेटिव फोर्स को आपको थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्या पढ़ा होगा कंजर्वेटिव फोर्स में कि फोर्स ये कैसा होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक डिफरेंट पाथ से जाएं तो वर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पॉइंट ऐसा पढ़ा होगा पाथ इंडिपेंडेंट। या दूसरा पॉइंट पढ़ा होगा कि कंप्लीट साइकिल के अंदर वर्क डन जीरो होगा। ये साइकिल एक इंटीग्रेशन है, कंप्लीट साइकिल के अंदर वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। मुझसे पूछें कि आपको बहुत अच्छा पॉइंट क्या लगता है, तो मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उन्हीं के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। F इक्वल टू होता है माइनस डी बाई डी आर, फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। ये क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। और आपका वर्क डन जीरो होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और बहुत अच्छा तरीके से अगर देखा होगा, थोड़ा और एडवांस लेवल पे गए होंगे तो कर्ल एफ जीरो होगा। कर्ल एफ का मतलब होता है ये रोटेशनल इफेक्ट। और जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं वो सभी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, पहली बात। तो दूसरा पॉइंट है ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। देखो मीडियम अगर चार्जेस के बीच में बदल दें तो फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी, तो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। मीडियम, अभी हम बात कर रहे थे कि इसकी ग्रेविटेशन से कंपेयर करते हैं, पर ग्रेविटेशन मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। तीसरी बात अगर हम और बात करें कि ये मीडियम डिपेंडेंट के साथ साथ क्या होगा, ये कैसा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अगर हम बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ले लें, से इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इलेक्ट्रॉन पर चार्जेस की वजह से हम निकालेंगे तो कूलम्बियन फोर्स आएगा, और मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। तो आप देख सकते हैं कि कूलम्बियन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का 42 टाइम्स और 41 टाइम्स ग्रेटर होगा। आइए लग गया कि ये कैसा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसके बाद अगर अपन देखें तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करेगा। टू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स है। टू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स का मतलब ये दो बॉडी है, इनके बीच जो फोर्स काम कर रहा है वो थर्ड बॉडी के प्रेजेंट और एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन पे जो फोर्स काम करेगा। ये कैसा फोर्स है, टू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स है। टू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स का मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करेगा, टू बॉडी इंटरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है जैसे एक और ज्यादा चार्जेस हैं तो किसी पर नेट फोर्स पे तो फर्क पड़ेगा, पर इन दो पॉइंट के बीच जो फोर्स काम कर रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आगे चर्चा करते हैं कि कैसे इस पर क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से इनको हैंडल करना होता है। तो जैसे ही हम कूलम्बियन फोर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें स्टेप दिमाग में रखना चाहिए। कूलम्बियन फोर्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप है आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें। क्वेश्चन को सॉल्व ब्लाइंडली कभी नहीं करना चाहिए। हमने पहले भी कहा था जब पहली क्लास ली थी, स्टूडेंट क्या करता है, जैसे उसको वैल्यू दिखती है, जैसे वर्क निकालना है, फोर्स देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा तो सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देता है। ये मैथमेटिक्स नहीं है, फिजिक्स है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का जो हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं वो एप्लीकेबल है या नहीं। ठीक इसी प्रकार सबसे पहले जब हम कूलम्बियन फोर्स पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है। क्या देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। अब जहां तक चार्जेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो या तो डिस्क्रीट होगा या क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये ग्रेविटेशन में भी काम आएगा। या तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिस्क्रीट होगा, या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। दो ही बातें होंगी, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। अगर डिस्क्रीट है तो क्वेश्चन, डिस्क्रीट का मतलब जैसे इस पॉइंट पे चार्ज दिया, इस पॉइंट पे चार्ज दिया, बीच में कोई चार्ज नहीं दिया है, तो डिस्क्रीट है तो सारे क्वेश्चन वेक्टर अप्रोच पे सॉल्व हो जाएंगे।
कौन सा अप्रोच लगाओगे? वेक्टर अप्रोच पे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। किस पे हो जाएंगे? वेक्टर अप्रोच पे हो जाएंगे। और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है तो वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन या वेक्टर प्लस कैलकुलस यूज करोगे। ध्यान रखना, जहां ही कंटिन्यूअस टर्म आएगा वहां कैलकुलस यूज हो जाएगा। तो वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन की कलेक्टिव अप्रोच काम करेंगे। अब हम एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कब डिस्क्रीट है, कब कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, और डिस्क्रीट पे कौन सी अप्रोच लगाओगे? ठीक है, अब हम यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके लिए हमने इतनी थ्योरी लिखी है। बहुत देर से लिख रहा हूँ थ्योरी, और मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से न्यूमेरिकल तक पहुँच जाऊँ। तो पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अभी थोड़ा सा इस वाले पैटर्न पे लिखने में अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, एक दो दिन इसमें भी लगेगा। अब एक क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज क्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये चार्ज क्यू है और इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। एक पार्ट अगर स्मॉल क्यू कहते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा? क्यू माइनस क्यू। और इनको आर डिस्टेंस पर रख दिया। कितने डिस्टेंस पर रख दिया? और इनके बीच फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है। इनके बीच जो फोर्स लग रहा वो एफ फोर्स लग रहा और वो मैक्सिमम है। तो स्मॉल क्यू की कैपिटल क्यू के टर्म में वैल्यू बताना। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर और नॉट क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, चार्ज क्यू स्प्लिट टू पार्ट्स, क्यू एंड क्यू माइनस क्यू, इन दोनों का सम करोगे तो क्यू आ जाएगा। तो चार्ज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, क्यू एंड क्यू माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस आर, force between them is F, which is maximum. Then what is the value of small q in terms of capital Q? स्मॉल q की वैल्यू कैपिटल Q के टर्म में बताना। ये चार ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन है q बाय 3, q बाय 4, q बाय 2, none of these. Is it very clear? Charge capital Q is split into two parts. This is split into two parts. Q is split into two parts, Q and Q minus Q, separated by a finite distance R. This charge is split into two parts, separated by a finite distance R. Force between them is F, which is maximum. Then what is the value of small q in terms of capital Q? ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम फोर्स लिखेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? F इक्वल टू के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्यू माइनस क्यू बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब अगर मैक्सिमा है और मिनिमा है तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको आइडिया है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा। तो डी एफ बाई डी क्यू इक्वल टू जीरो करोगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप ये देखेंगे कि स्मॉल क्यू इक्वल टू क्यू बाई टू आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब चार्ज को इक्वली डिवाइड करें तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। लेकिन मैं डिस्क्रीट पे देना चाहता हूं तो मैं एक आध क्वेश्चन डिस्क्रीट के लिए बना रहा हूं। चलिए यहां पे देख रहा हूं, एक क्वेश्चन डिस्क्रीट के लिए बना के देख रहा हूं। ये सपोज करो हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया और कॉर्नर्स पे चार्ज रख दिए और सेंट्राइड पे नेट फोर्स पूछ लिया। ठीक है, यहां पे चार्ज रखा है से क्यू, यहां पे चार्ज कितना है? क्यू, क्यू एंड क्यू, और सेंट्राइड पे चार्ज रखा है क्यू नॉट। ये सेंट्राइड है, इस पे चार्ज रखा क्यू नॉट। इस पॉइंट का नाम से ए कह दिया, ये बी है, इस पॉइंट को सी कह दिया। आपको नेट कूलम्बियन फोर्स ओ पे निकालना। ये पॉइंट ओ है, ओ पर नेट कूलम्बियन फोर्स निकालना। फाइंड आउट
एफ नेट एट ओ, ओ पर नेट फोर्स निकालना। तो बताओ ओ पर नेट फोर्स, एक इस इक्विलेटरल की साइड लेंथ एल लिखे दे रहा हूं, साइड लेंथ कितना लिख दें, एल लिख दी, और इसकी वजह से कहां पे ओ पर नेट फोर्स निकालना है। ये साइड लेंथ लिख दी मैंने और साइड लेंथ एल लिख दी, और ओ पर हमें नेट फोर्स निकालना। ठीक है, तो ओ पे नेट फोर्स निकालोगे तो क्या करोगे, पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना कि जब आप फोर्स निकालोगे तो पॉइंट डिसाइड करते हैं, सोर्स कहलाएंगे, ए बी सी, ये क्या कहलाएंगे, सोर्स कहलाएंगे, और जिस पे आप कैलकुलेट करना चाहते हो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। सोर्स या तो ऑब्जर्वेशन को अटैक करेगा या रिपेल करेगा, डिपेंड करेगा कि लाइक चार्ज है या अनलाइक चार्ज है। अब बताओ ओ पर पॉजिटिव चार्ज है, ए की वजह से ओ पे फोर्स निकालोगे तो ये इसको अटैक करेगा या रिपेल करेगा, ये क्या करेगा बताओ, तो ओ इसको ये क्या करेगा, ए ओ को क्या करेगा, अटैक करेगा, तो इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी। क्यों अटैक क्यों करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, और हमने कहा था कि ऑब्जर्वेशन चार्ज मूव करता है और सोर्स हमेशा स्टेशनरी होता है, तो ऑब्जर्वेशन कहां की तरफ जाएगा, सोर्स की तरफ, इसका मतलब सोर्स से अटैक करेगा। अब यहां पे दोनों पे कैसा चार्ज है, सिमिलर नेचर का चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। देखो ये इसको क्या करेगा, क्योंकि इसके द्वारा इस पर रिपल्सन इफेक्ट होगा, क्योंकि दोनों का लाइक चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा। ये चार्ज इसको क्या करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। तो बताओ फोर्स की कितनी डायरेक्शन आ गई आपकी, इस पॉइंट पर फोर्स की 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं, ए की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से। अब अगर यहां पे फोर्स निकालें, इस फोर्स को अगर मैं एफ कह दूं तो ये फोर्स भी एफ होगा, तो ये फोर्स भी एफ होगा। तो आपने फ्री बॉडी डायग्राम 11th में देखा है कि इस पॉइंट के ऊपर कितने फोर्स काम कर रहे होंगे, 3 फोर्स काम कर रहा है ओ पॉइंट के ऊपर। एक तो इधर की तरफ काम कर रहा है, एक ऐसा काम कर रहा है, और एक ऐसा काम कर रहा है, और तीनों पे फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ये फोर्स एफ है, ये वाला फोर्स, इस फोर्स को भी एफ कहेंगे क्योंकि फोर्स का चार्ज का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और सेपरेशन भी इक्वल है, और ये फोर्स भी एफ है। अब ये देखेंगे तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो इस दो एफ के कंपोनेंट रिजोल्व करोगे तो बताओ इधर की तरफ आएगा इसका एफ कॉस थीटा, इसका भी एफ कॉस 60 आएगा, एफ साइन 60 एफ साइन 60 कैंसिल होगा, तो एफ नेट निकाला आपने। क्या निकाला, एफ नेट। यहां पर एफ नेट हमने कैलकुलेट कर लिया। एफ नेट, एफ नेट कितना आ जाएगा बताओ, एफ, ये तो एफ है आपका, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, अगर इस एंगल को थीटा कह दें तो ये भी थीटा है, हालांकि आपको पता ही चल गया 60 है, तो एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, और यहां आएगा एफ साइन थीटा, यहां भी एफ साइन थीटा आएगा, वो एक दूसरे को कैंसिल, तो नेट फोर्स टुवर्ड क्या होगा, ओ, डायरेक्शन होगी ओ से ए की तरफ। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन आ गई है यहां पे, कितना आ गया बताओ यहाँ पे, एफ कॉस 60 एफ कॉस 60 टू एफ कॉस 60, तो ये हो गया आपका एफ प्लस 2f कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 2f आ गया। तो एफ नेट कितना आ गया, 2 k क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस अगर r है तो ये r की वैल्यू l/√3 होगा, एल स्क्वायर बाय 3 इधर चला जाएगा, तो कितना आ गया 6k क्यू क्यू नॉट बाय एल स्क्वायर। डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स ओ ए। क्लियर है, तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, अब एक और कोई न्यूमेरिकल ले लेते हैं,
थोड़ा इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दो चार्ज ले लिए और इनके बीच का सेपरेशन कुछ ले लिया, से यहाँ पे एक चार्ज ले लिया Q और यहाँ पे 4Q। इनके बीच का सेपरेशन ले लिया से 3 मीटर। ए पे चार्ज कितना है आपको दिख रहा, ए पॉइंट पे चार्ज है Q, बी पॉइंट पे चार्ज है 4Q। यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आईआईटी के अंदर पूछा गया कि सी पे कितना चार्ज रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, या सी ए से सी तक का डिस्टेंस बताएं कि सी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब इस पे से चार्ज है Q0 और सी इक्विलिब्रियम में है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ए से सी का डिस्टेंस बताना। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पे आपका नेट फोर्स जीरो होगा। अब देखो सी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो हमें ए से सी का डिस्टेंस निकालना है। ये ए से बी तक का डिस्टेंस 3 मीटर दिया है, हमें डिस्टेंस निकालना ए से सी तक का, जो कि x मान लिया। ए से सी का डिस्टेंस, इस पे नेट फोर्स जीरो। अब ए के द्वारा अगर सी पे फोर्स निकालोगे तो रिपल्सन आएगा ऐसा, बी के द्वारा सी पे निकालोगे तो रिपल्सन ऐसा आएगा। तो बताओ इस पे अगर हम नेट फोर्स निकालें तो कितना आ जाएगा, और इस पे नेट फोर्स जीरो कर दें, नेट फोर्स कितना कर दें, जीरो कर दें। तो बताओ इस पे नेट फोर्स निकालेंगे तो ए के द्वारा सी पे नेट फोर्स कितना आएगा, क्योंकि ए से सी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं कब, जब ये Q0 चार्ज इक्विलिब्रियम में है। तो बताओ ए के द्वारा सी पे फोर्स क्या आएगा, के Q0 बाय एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन होगी अलोंग ए सी। ए सी क्यों होगा, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। इसके द्वारा इस पे आएगा तो उतना ही फोर्स आना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या आएगा, के 4Q Q0 बाय 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। सॉल्व किया तो बताओ यहां पे कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, के क्यू Q0 कैंसिल हो गया, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया तो 2x इक्वल टू आ गया 3 माइनस एक्स। सॉल्व किया तो x इक्वल टू आ गया 1 मीटर। इसका मतलब ये पता चला कि अगर लाइक चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में न्यूट्रल पॉइंट होगा। अगर दोनों नेगेटिव होते तो भी इनके बीच में न्यूट्रल पॉइंट। तो लाइक चार्जेस है तो न्यूट्रल पॉइंट सिस्टम के अंदर होगा, विद इन द सिस्टम होगा, ए बी के बीच में होगा। और किसके पास होगा न्यूट्रल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट, किसके पास होगा, स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के पास होगा। कंक्लूजन क्या निकला, फॉर द लाइक चार्जेस न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन विद इन द सिस्टम एंड नियरर टू द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के पास होगा। इज इट क्लियर। तो ये आपका x की वैल्यू आ गई, यानी इतने डिस्टेंस के ऊपर ये आपका जो C पॉइंट रखा होगा A से, इतने डिस्टेंस पे अगर C पॉइंट रखें तो C इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब जितना A के द्वारा C पे रिपल्सन लगेगा उतना ही B के द्वारा रिपल्सन लगेगा, और एक दूसरे के फोर्स को जो न्यूट्रलाइज करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और नेट फोर्स C पे जीरो होगा। अब आपका जो थोड़ा सा नीट वगैरह की तैयारी करते हैं या कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उनको कम टाइम में सॉल्व करना होता है तो वो ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन R है, 10 सेकंड में सॉल्व करना है। और मान लो यहाँ से इक्विलिब्रियम तक का डिस्टेंस है R1। तो वैसे तो शॉर्टकट की जरूरत आपको थी नहीं, R1 इक्वल टू आ गया R1 प्लस माइनस रूट ऑफ Q2 बाय Q1, पूरे के अंदर रूट है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 करेंगे 4Q सॉल्व करेंगे तो ये बना जाएगा। प्लस माइनस भी यहाँ कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लाइक चार्जेस के लिए प्लस साइन यूज करोगे, अनलाइक चार्जेस के लिए माइनस करोगे। पर अब इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस सी पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इफ होल द, इसमें इफ
if whole the system is equilibrium, system is equilibrium, तो what is the value of Q naught? Value of Q naught in terms of Q, Q naught की वैल्यू Q के टर्म में चाहिए। तो अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या करना होगा? सबसे पहला काम होता है कि किसी एक कॉर्नर पर नेट फोर्स जीरो कर दो, किसी एक पे। जैसे सी पे तो आपने किया ही था, अब ए पे या तो नेट फोर्स जीरो कर दो या बी पे। ए पे चार्ज कितना था? क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सा, यहाँ पे चार्ज क्यू था, यहाँ पे चार्ज कितना था? 4Q, और सी पे यहाँ पे पॉइंट था C, और इस पे चार्ज था Q नॉट। तो ए पे अगर नेट फोर्स निकालेंगे इसके द्वारा, ये डिस्टेंस आपने 1 मीटर निकाला था, तो ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा, तो सी ए को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? अलोंग सी ए, के क्यू नॉट बाय, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अभी आपने कैलकुलेट किया था, ये डिस्टेंस x था। ये पूरा सेपरेशन आपको अच्छे से याद आ गया, 3 मीटर याद आ रहा ना? तो बताओ क्यू नॉट बाय एक्स का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इसके द्वारा इस पे निकालोगे ए पे, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, तो क्या आ जाएगा? के 4Q ओवर 3 का स्क्वायर। क्यू नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? क्यू आएगा, क्योंकि ए पे निकाल रहा है और ए पे चार्ज क्या है? यहाँ पे क्यू है, और इनका वेक्टर सम जीरो आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व किया तो क्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी -4Q/9। यानी अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जो सी पर चार्ज का मैग्नीट्यूड आएगा होल दस, वो क्यू के टर्म में ऐसा आएगा। इसका नेचर भी पूछा जा सकता है कि चार्ज का नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। एक और बात आईआईटी में पूछी जाती है मोस्टली कि जी इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो थोड़ा हम इक्विलिब्रियम का नेचर भी पता करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं इक्विलिब्रियम का नेचर। इक्विलिब्रियम का मतलब पहले बता चुके हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स कितना है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया था? आपने देखा है नेट फोर्स कितना था? 0 था। अब आपका 3 तरीके का इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, न्यूट्रल होगा। कैसे पता करेंगे कि स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है? अगर चार्ज को जहां पे नेट फोर्स 0 था वहां से थोड़ा सा शिफ्ट करें और फिर से चार्ज उसी पोजीशन पे आने की टेंडेंसी रखे तो वो स्टेबल होगा। और अगर मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से अबे जाने की कोशिश करें, उसको थोड़ा डिस्टर्ब करें और वो अबे जाने की कोशिश करें, तो वो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर किसी तरफ भी शिफ्ट कर दें और कोई टेंडेंसी नहीं हो तो फिर हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो 3 तरीके का इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम का सिंपल मीनिंग होता है कि नेट फोर्स 0 होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स कितना है? पहले इक्विलिब्रियम लिख दूं, इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स 0, और वो भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का है। कौन सा इक्विलिब्रियम है ये? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। 3 तरीके की बात आएगी यहाँ पे, या तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा या न्यूट्रल होगा। एक तो होगा स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। हालांकि न्यूट्रल इसमें आएगा नहीं इन चार्जेज में, पर अनस्टेबल का मतलब क्या है कि अगर चार्ज को इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट करें और वो फिर से इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करें, टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। टूवर्ड्स कैसा होगा?
टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम होगा, तो वो स्टेबल होगा। और अवे फ्रॉम होगा, अवे होगा, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, तो अनस्टेबल होगा। ज़्यादा अच्छा है कि इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाएं कि वो स्टेबल है नहीं। न्यूट्रल का मतलब कहीं भी रख दें, कहीं भी जाने की कोई टेंडेंसी रखे, ना टूवर्ड्स जाए ना अवे जाए, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले जिस चार्ज का हम इक्विलिब्रियम देखना चाहते, जैसे इसी क्वेश्चन में सी पॉइंट का अगर हम इक्विलिब्रियम देखना चाहते थे, मान लो ये ए था आपका और ये बी था, इस पे चार्ज कितना था क्यू, इस पे चार्ज था 4Q, और सी पे चार्ज आपका माइनस में आया था जो कि Q0 था। अब आपसे पूछा जाए कि ये इक्विलिब्रियम में स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल, तो यहाँ पे चार्ज आया था, आपको याद है, माइनस के 4Q/9। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर इस चार्ज को, इस सी वाले चार्ज को हम बी ए के तरफ शिफ्ट कर दें, ए के तरफ, तो इसके द्वारा ए के द्वारा सी पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बी के द्वारा सी पे अट्रैक्शन कम हो जाएगा। नई सी की पोजीशन जे आ गई तो अट्रैक्शन कम हो गया, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ गया। रिजल्टेंट फोर्स आपने इसको टूवर्ड्स ए के तरफ शिफ्ट किया था, और यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स भी ए के तरफ है, तो ये इक्विलिब्रियम से दूर जाएगा। तो अगर दोनों लाइक चार्जेज के बीच में हमने कोई अनलाइक चार्ज रख दिया, तो ये इक्विलिब्रियम कैसा हो गया, स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल हो गया। क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर जाने की कोशिश। सपोज करो ये पॉजिटिव होता और इसको आप इधर शिफ्ट कर देते, तो ये रिपेल करके इधर आता, ये भी रिपेल करता, पर इसका रिपल्सन इफेक्ट ज्यादा होता, तो ये फिर से इक्विलिब्रियम की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करें, चार्ज को इक्विलिब्रियम से थोड़ा डिस्टर्ब करें। अगर वो चार्ज फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा, इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे जाने की कोशिश कर रहा, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। और चार्ज को कहीं से आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब किया, और ना वो इक्विलिब्रियम के टूवर्ड्स आने की कोशिश कर रहा, ना इक्विलिब्रियम से अवे जाने की कोशिश कर रहा, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गया। तो कितना इक्विलिब्रियम हो गया, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में SHM होने की पॉसिबिलिटी है। तो अब बताओ ये स्टेबल था या अनस्टेबल। तो अगर दो चार्जेज हैं और उसके बीच में दो लाइक चार्जेज ले लिया आपने, और उसके बीच में एक अनलाइक चार्जेज दे दिया, और एक्सियली इसको अगर डिस्टर्ब किया, एक्सियल पोजीशन में डिस्टर्ब किया, तो आपने देखा ये इक्विलिब्रियम से अबे जाने की कोशिश कर रहा। इसका मतलब अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछते, जो अभी इसके पहले क्वेश्चन दिया था जिस पे थर्ड पार्ट कर रहे हैं, तो पूछा कि एक्सियली अगर इसको घुमाए डिस्टर्ब किया जाए तो ये स्टेबल होगा अनस्टेबल, तो आपका आंसर आ जाएगा अनस्टेबल होगा। अगर इसी को इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले जाते, मतलब बाइसेक्टर पोजीशन पे ले जाते, तो देखो बाइसेक्टर पे ले जाते तो ये इसको अट्रैक्ट करता, ऐसा आता, ये भी इसको अट्रैक्ट करता, ऐसा आता, तो रिजल्टेंट फोर्स फिर से इक्विलिब्रियम की तरफ लगता, तो वो स्टेबल हो जाता। तो स्टेबल अनस्टेबल को याद नहीं करना है, सबसे पहले आपका पहला स्टेप इक्विलिब्रियम पॉइंट पता करना है, यानी नेट फोर्स जहां पे 0 है, इक्विलिब्रियम से चार्ज को डिस्टर्ब करना है। आफ्टर डिस्प्लेसिंग द चार्ज, अगर नेट फोर्स टुवर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रहा, इसका मतलब है या वो चार्ज फिर से इक्विलिब्रियम में के पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहा, तो वो स्टेबल है। इक्विलिब्रियम से दूर जाने की कोशिश कर रहा, तो वो अनस्टेबल है। और अगर कोई टेंडेंसी नहीं है, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। ये एक साथ बना देंगे तो आपको वो कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए ये मिटा रहा हूँ। यहाँ पे ये बता दिया कि चार्ज को अगर हम फिर से इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे Q0 था यहाँ पे, और इसको फिर से कहाँ लाए, सी पे, सी से सी डैश पे लाए, तो ये इसको क्या कर रहा था, और ये चार्ज का मैग्नीट्यूड चूंकि माइनस में था, तो यहाँ पे अट्रैक्शन ए के द्वारा सी डैश पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बी के द्वारा सी डैश पे अट्रैक्शन कम होगा, तो रिजल्टेंट जे सी से सी डैश जाने की कोशिश करेगा, अवे जाने की कोशिश कर रहा, इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बाद की नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। एक और बात आपसे फिर से बोलना चाहता हूं कि आप हमेशा, अगर हमारी टीचिंग का पार्ट बेटा आपको अच्छा लगता है, मैं फिर से आपको अपना व्यू रख देता हूं, मैं पूरा सिलेबस आपका हर कीमत पे यहाँ पे कराऊंगा, जिसमें IIT लेवल तक आपको एडवांस तक ले जाएंगे, और कहीं भी आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे। एक्चुअली होता क्या है, IIT का जो ब्यूटी है
उसमें किसी एक टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आते, एक कॉन्सेप्ट पे नहीं आते, कई सारे कॉन्सेप्ट क्लब कर दिए जाते हैं। तो अगर आपको इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट पता नहीं है तब आप कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप क्वेश्चन गिवन टाइम में सॉल्व करें तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे अच्छा पैटर्न ये रहेगा कि आप हर कीमत पे क्या करें, गिवन टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें। अगर आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें बेटा, एंड शेयर करें, और इसको लाइक भी करें जो मैंने टीच किया है, और इस पर अपने व्यू रखें। आपके व्यू हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल व्यू होते हैं, क्योंकि उन व्यू से हमें एक आइडिया लगता है कि अगर कहीं बच्चे को डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई करें, क्योंकि टीचर का काम होता है अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छी पोजीशन पे ले जाना। उसका एक ही पर्पज होता है, और वो पर्पज तभी बात हो पाएगी जब हमें आपके व्यू मिलेंगे। तो बहुत अच्छा अगर टीचिंग लग रही है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत स्लो चल रहा हूँ, हालांकि मेरी ये स्पीड नहीं है, पर मैं जिस स्लो स्पीड पे चल रहा हूँ, और इसके बाद आपको लीस्ट टाइम में सॉल्व करने की ट्रिक्स लिखूंगा, जैसे इन तरीके ऐसे क्वेश्चंस को 10-10 सेकंड में कैसे सॉल्व करना होता है उस पर चर्चा करेंगे। एग्जाम में इस बात का भी इम्पोर्टेंस है कि आप गिवन टाइम में क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। स्कूल लेवल पे तो आपको टाइम सफिशिएंट मिलेगा, लेकिन कंपटीशन के अंदर हमें गिवन टाइम में सॉल्व करना होता है, हमारे पास टाइम कम होता है। तो कम टाइम में सॉल्व करने के लिए हम कुछ अलग से पैटर्न आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, और शेयर करें, और अपने व्यू भी रखें, कमेंट्स भी करें बेटा। थैंक यू वेरी मच।